हेलो एवरीवन, वेलकम आपका धरवाल फिजिक्स के इस क्लास में। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट, और इस क्रम में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे पहले उसको जानते हैं। आज के लेक्चर क्लास में हम लोग जानेंगे रेसिस्टेंस के बारे में, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रतिरोध। ये रेसिस्टेंस क्या होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, किन किन चीज़ों पर ये रेसिस्टेंस डिपेंड करता है, ठीक है, इन सब चीज़ों को समझेंगे। साथ ही रेसिस्टेंस जो है इसके साथ एक और भी वर्ड यूज हम लोग करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं रेसिस्टिविटी। तो हम लोग रेसिस्टिविटी को भी जानेंगे कि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में क्या डिफरेंस है, ये दोनों अलग अलग कैसे हैं और रेसिस्टिविटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। और साथ ही हम लोग इससे रिलेटेड बहुत सारा आज न्यूमेरिकल्स भी इस सेशन में करेंगे। तो हो सकता है कि आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो जाए। तो मैं हूँ आपका रंजीत कुशवाहा और आइए शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। पिछले क्लास में हम लोगों ने ओम के नियम के बारे में पढ़ा था, ओम्स लॉ के बारे में जाना था। ओम्स लॉ से ही रेसिस्टेंस की उत्पत्ति होती है। ओम्स के लॉ में हमने पढ़ा था कि किसी भी कंडक्टिंग वायर से जो करंट फ्लो करता है वह करंट उस कंडक्टिंग वायर के एंड्स के बीच अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डैट मीन्स कि ये अगर कंडक्टिंग वायर है और इससे आई करंट फ्लो कर रहा है तो इसके एंड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है तो ये करंट आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और यहीं से हम लोगों ने निकाला था कि V/I इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसी कॉन्स्टेंट को हम लोग कहते हैं R, यानी रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग वायर। अब यहाँ पे एक एक वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, हम बोल क्या रहे हैं, रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग वायर, न कि कंडक्टर, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो ये जो रेशियो आया V/I इज इक्वल टू R, तो डैट मीन्स कि हम यहाँ से लिख सकते हैं R इज इक्वल टू V/I। तो इस डिफिनीशन के हिसाब से हम लोग रेसिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं, या रेसिस्टेंस का यूनिट वगैरह हम लोग इस डिफिनीशन के हिसाब से निकाल सकते हैं। अब ये जो रेसिस्टेंस है ये वास्तव में है क्या, यहाँ पर तो ओम्स के लॉ से हमें प्राप्त हुआ, तो हमने ये कहा कि ये रेसिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट है एट द गिवन टेम्परेचर, यानी किसी गिवन टेम्परेचर पर ये रेसिस्टेंस कांस्टेंट है। डैट मीन्स कि टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो रेसिस्टेंस भी चेंज होगा। इसका मतलब ये हुआ कि रेसिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। किसी भी कंडक्टिंग वायर का जो रेसिस्टेंस है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर के अनुसार वो वैरी करेगा। क्लियर? लेकिन वास्तव में ये रेसिस्टेंस है क्या? तो रेसिस्टेंस को हम लोग कहते हैं कि द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टिंग वायर बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिंग वायर। यानी ये क्या है कि किसी भी कंडक्टिंग वायर की ये एक प्रॉपर्टी है, ये उसकी एक गुण है, उसका एक प्रॉपर्टी है, जिसके कारण जब भी उस कंडक्टिंग वायर से चार्ज का फ्लो होगा, चार्ज का फ्लो यानी इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होगा, तो उस स्थिति में वह उस चार्ज के फ्लो का अपोज करेगा, विरोध करेगा। इस विरोध करने के कंडक्टर के गुण को ही हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं, यानी उसका प्रतिरोध कहते हैं। यानी प्रतिरोध का मतलब हो गया अवरोध उत्पन्न करने का गुण, यानी रेसिस्ट करने की या अपोज करने की प्रॉपर्टी किसी कंडक्टिंग वायर की। तो ये प्रॉपर्टी उसमें आती कैसे है, कहाँ से ये प्रॉपर्टी उसमें आ जाती है? आइए हम लोग उसको समझते हैं कि कैसे वो अपोज करता है और क्यों अपोज करता है। तो उस चीज़ को समझने के लिए हम लोग फिर वहीं पर चलते हैं जहाँ हमने सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट को समझा था। याद होगा आपको कि इलेक्ट्रिक करंट को समझने के लिए हम लोग ने कुछ इसी प्रकार का फिगर ड्रॉ किया था। हमने यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग वायर को हम ले रहे हैं
जिसका मोटाई इतना है, यानी काफ़ी मोटा, यानी मोटे पर मतलब ज़्यादा मोटा हम यहाँ पर इसको बना रहे हैं सजने के लिए। ये कंडक्टिंग वायर का एक टुकड़ा है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि कंडक्टर के अंदर जो होते हैं चार्ज को फ्लो कराते हैं इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहे जाते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स कमरे के ताप पर कंडक्टर से बाहर निकल जाते हैं। यानी जो कंडक्टर के एटम में सबसे बाहरी ऑर्बिट में होते हैं, सबसे बाहरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसको हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन कमरे के ताप पर उसको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि उस एनर्जी को गेन करके और उस एटम को छोड़ करके वो बाहर निकल जाते हैं। जब वो एटम को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं तो उन इलेक्ट्रॉनों को हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र हो गए और उस कंडक्टर में कहीं पर भी ये घूम सकते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, यानी जब इस कंडक्टिंग वायर पर हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और जब ये घूमते हैं तो घूमने के दौरान क्या करते हैं कि जो भी एटम से, जिस एटम से निकल करके आए हैं, तो जिस एटम से निकल करके आए उस एटम को अब हम आयन कहेंगे, क्योंकि अब उससे तो इलेक्ट्रॉन एक निकल गया तो वो आयन में कन्वर्ट हो गया, पॉजिटिव आयन बन गया, तो वो आयन बन जाते हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं तो ऐसा नहीं है कि इसका मूवमेंट तो बिल्कुल फ्रीली है, खाली है, बिल्कुल ऐसे मैदान खाली है, बिल्कुल भाग रहा है, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि जो ये आयंस जिसको ये छोड़ करके जिससे ये बाहर निकले हैं, वो आयंस इसके आसपास ही होते हैं और उसी आयन से हो करके इसको जाना होता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो लगातार इस आयन से कोलाइड करते हैं, या रास्ते में कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन मिल गया तो उससे भी कोलाइड कर सकते हैं, और जितनी बार ये कोलाइड करेंगे उतनी बार इसका डायरेक्शन चेंज होगा, उसकी स्पीड चेंज होगी, और इस प्रकार से ये कोलाइड करते हुए तब ये आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी ड्रिफ्ट करते हुए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब हम इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं और इस कारण से जब इलेक्ट्रॉन इस इंड से दूसरे इंड तक चलना शुरू होता है तो वो ड्रिफ्ट करते हुए जाता है। तो ड्रिफ्ट करने का मतलब है कि बीच बीच के जगह से निकलता होगा। तो इस तरह से वो ड्रिफ्ट करते हुए जाता है, और ड्रिफ्ट करते हुए जाता है तो लगातार जितने भी आयंस उसमें प्रेजेंट होते हैं उस कंडक्टर के अंदर, उस आयन से भी वो कोलाइड करेगा। जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स जो उसमें होते हैं उस दूसरे इलेक्ट्रॉन से भी कोलाइड करेगा, और इस प्रकार से कोलाइड करते हुए वो इस आयंस के बीच से ड्रिफ्ट करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। तो ये जो उसके रास्ते में जब वो इस तरह से कोलाइड करते हुए जाएगा तो ये रास्ता तो उसका क्या हुआ, बुरी तरह से तो फ्रीली है नहीं। अब ये रास्ता क्या हो गया कि ये रास्ता अवरोध वाला रास्ता हो गया, टक्कर करते करते ये जा रहा है। तो इस तरह से यही इसमें प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर देता है अवरोध उत्पन्न करने की, यानी इलेक्ट्रॉन के या चार्ज के फ्लो को अवरोध करने की, यानी उसको अपोज करने की ये प्रॉपर्टी उसमें प्रोवाइड कर देता है। और इसी कारण से किसी भी कंडक्टिंग वायर में अपोज करने की प्रॉपर्टी उत्पन्न हो जाती है। ये अपोज करने की प्रॉपर्टी टेम्परेचर के साथ और भी बढ़ जाती है। कैसे टेम्परेचर के साथ बढ़ जाती है? क्योंकि अगर सपोज कीजिए कि कमरे के ताप पर ये ऑलरेडी उसकी कुछ अपनी प्रॉपर्टी है जिससे कारण वो अपोज कर रहा है। अब क्या हुआ कि थोड़ा सा टेम्परेचर और राइज हुआ, जैसे भी हो टेम्परेचर राइज हुआ, तो जब टेम्परेचर राइज होगा तो वो टेम्परेचर के हिसाब से उसकी जो कुछ एनर्जी का हिस्सा जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को भी जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन को। अब फ्री इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को गेन करके अब वो पहले की तुलना में और ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे। तो जब और ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे तो और ज़्यादा कोलिजन होगा, और ज़्यादा वो कोलाइड करेंगे, आयन से भी कोलाइड करेंगे, इलेक्ट्रॉन से भी कोलाइड करेंगे। तो जब जितना ही तेज़ी से कोलिजन होगा उसका रेसिस्टेंस यानी अपोज करने की प्रॉपर्टी उसकी उतनी ही तेज़ी से बढ़ेगी। ठीक है, इसलिए कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर बढ़ने से और भी बढ़ जाता है। तो रेसिस्टेंस टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, इसके लिए हम लोग अलग से एक क्लास में पढ़ेंगे कि टेम्परेचर का रेसिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, सॉरी, रेसिस्टेंस पर टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो
तो हम लोगों ने यहाँ पर ये समझना है कि रेसिस्टेंस कैसे प्रोवाइड होता है किसी कंडक्टिंग वायर के अंदर। तो वो कैसे प्रोवाइड होता है, तो वो उस आयन से ही इलेक्ट्रॉन के टक्कर के कारण प्रोवाइड होता है और वही प्रॉपर्टी उसमें उत्पन्न हो जाती है अपोज करने की। तो रेसिस्टेंस को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो द अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ कंडक्टिंग वायर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। ठीक है, यानी किसी भी कंडक्टिंग वायर द्वारा इलेक्ट्रॉन के या करंट के फ्लो करने में जो भी रेसिस्टेंस ऑफर किया जाता है, जो अपोजिशन ऑफर किया जाता है, उस अपोजिशन को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। और इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टिंग वायर। यानी प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिंग वायर कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक ही सब्सटेंस के अगर बहुत सारे वायर हैं, जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग कंडक्टिंग वायर प्रायः कॉपर के यूज़ करते हैं, ठीक है ना, तो कॉपर के या एल्यूमिनियम को हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो अगर हम सपोज कीजिए कि कॉपर के ही बहुत सारे वायर ले रहे हैं, अलग अलग साइज़ के, कोई छोटा, कोई इतना बड़ा, कोई इतना बड़ा, कोई और बड़ा, अलग अलग साइज़ के बहुत सारे वायर ले लिए, तो सभी वायर के रेसिस्टेंस डिफरेंट होंगे। सभी वायर के रेसिस्टेंस डिफरेंट होंगे, जबकि सभी एक ही मटेरियल से बने हुए हैं, लेकिन सबके रेसिस्टेंस अलग अलग होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम लोग रेसिस्टेंस को हम लोग डिफाइन हमने किया, और फिर रेसिस्टेंस के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो गया ओम्स लॉ से V/I। तो इस फॉर्मूले के आधार पर हम लोग रेसिस्टेंस का यूनिट प्राप्त करते हैं। तो इसका यूनिट क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। तो यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस है भी पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में मेजर करते हैं और करंट को एम्पियर में, तो इस प्रकार से इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट पर एम्पियर। और वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग एक नाम देते हैं जिसको लोग कहते हैं ओम। ये जो जॉर्ज साइमन ओम जो है, जॉर्ज साइमन ओम के सम्मान में रेसिस्टेंस का यूनिट जो है वो ओम रख दिया गया, क्योंकि उन्होंने ही ओम्स लॉ के बारे में बताया था और उनके लॉ से ही रेसिस्टेंस शब्द को स्थान मिला, इसलिए उनके सम्मान में ओम उसका यूनिट रख दिया गया। तो इस तरह से अगर हम 1 ओम लिखें तो 1 ओम का मतलब हो गया 1 वोल्ट पर एम्पियर। अब इससे हम लोग 1 ओम रेसिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हैं। 1 ओम रेसिस्टेंस कैसे, तो अगर किसी कंडक्टिंग वायर के इंड्स के बीच, जैसे ये कंडक्टिंग वायर है और इसके इंड्स के बीच 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हो, और 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होने से इससे 1 एम्पियर का करंट फ्लो करे। ठीक है, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होने से 1 एम्पियर का करंट फ्लो करे, तो इस कंडक्टिंग वायर का रेसिस्टेंस 1 ओम कहा जाएगा। क्लियर है, कब 1 ओम कहा जाएगा, तो जब किसी कंडक्टिंग वायर के सिरों के बीच 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होने से उससे 1 एम्पियर का करंट फ्लो करे, तो उस वायर का जो रेसिस्टेंस होगा वो 1 ओम कहा जाएगा। तो 1 ओम रेसिस्टेंस बहुत ही कम होता है, तो हम लोग इसके बड़े बड़े यूनिट्स भी यूज करते हैं। जैसे सपोज कीजिए 1 किलो ओम, तो 1 किलो ओम का मतलब हो गया 1000 ओम। इसी प्रकार से 1 मेगा ओम, तो मेगा ओम का मतलब 10⁶ ओम। तो ये ज़्यादातर हम लोग किलो ओम का उपयोग करते हैं, मेगा ओम का भी उपयोग हम लोग करते हैं। तो ये ओम के थोड़े से बड़े यूनिट हो गए, तो जहाँ पर ज़्यादा रेसिस्टेंस की ज़रूरत होती है, ठीक है, वहाँ पर हम लोग किलो ओम, उससे भी ज़्यादा रेसिस्टेंस की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर हम लोग मेगा ओम रेसिस्टेंस का यूज़ करते हैं। तो हमने रेसिस्टेंस को डिफाइन किया, रेसिस्टेंस क्यों प्रोड्यूस होता है उसके बारे में समझा, उसके यूनिट को हमने ज्ञात किया। अब ये रेसिस्टेंस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे अभी हमने आपको बताया कि एक ही कॉपर वायर के बहुत सारे अगर वायर लिए जाए, एक ही कॉपर के बहुत सारे वायर लिए जाए, अलग अलग साइज के, अलग अलग मोटाई के, अलग अलग लंबाई के, तो सबके रेसिस्टेंस डिफरेंट हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि रेसिस्टेंस जो है वो कंडक्टिंग वायर के लेंथ पर, उसके थिकनेस पर डिपेंड करना चाहिए, तभी तो अलग अलग रेसिस्टेंस होंगे। तो आइए जानते हैं किन किन चीज़ों पर रेसिस्टेंस डिपेंड करता है।
तो किसी भी कंडक्टिंग वायर का जो रेसिस्टेंस है वो मुख्य रूप से दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है। फैक्टर्स लिखते हैं हम लोग, affecting the resistance of a wire। किसी वायर के रेसिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला जो है वो है लेंथ ऑफ द वायर के लेंथ का पर ये सबसे पहले डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है? तो रेसिस्टेंस जो है R, यहाँ लिखते हैं R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी किसी भी कंडक्टिंग वायर का लेंथ जितना ज़्यादा होगा उसका रेसिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। डैट मीन्स कि रेसिस्टेंस बढ़ाने के लिए वायर का लेंथ जितना ज़्यादा लेंगे रेसिस्टेंस अधिक हो जाएगा। तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वायर का रेसिस्टेंस। तो पहला तो वो लेंथ पर डिपेंड करेगा। दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया पर भी डिपेंड करता है। और वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब क्या हो? जैसे सपोज कीजिए कि हमने ये कंडक्टिंग, इसी को हम कंडक्टिंग वायर मानते हैं, तो इस कंडक्टिंग वायर को अगर हम नॉर्मली ऐसे कट करेंगे, नॉर्मली ऊपर से बिल्कुल ऐसे, तो ये जो सरफेस बनेगा इसी को हम उसका कहेंगे क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बिल्कुल नॉर्मली कट करेंगे तब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया बनेगा। तो रेसिस्टेंस वायर का जो रेसिस्टेंस है इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड करेगा। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिपेंड होने का मतलब है कि सीधे वह इसके मोटाई पर डिपेंड करेगा, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया अधिक होने का मतलब है कि वायर का मोटाई अधिक होगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होने का मतलब है कि वायर का मोटाई कम होगा, थिकनेस कम होगा। तो कैसे डिपेंड करता है रेसिस्टेंस? तो रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर। यानी अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है, डैट मीन्स कि इसका थिकनेस कम है, तो रेसिस्टेंस इसका ज़्यादा होगा। और अगर इसका थिकनेस ज़्यादा है यानी इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो इसका रेसिस्टेंस कम हो जाएगा। यानी रेसिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि मोटे वायर का रेसिस्टेंस कम होगा और पतले वायर का रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो तीसरा ये हो गया दूसरा। और तीसरा जो है ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, यानी जो हम वायर यूज़ कर रहे हैं वो वायर जिस भी मटेरियल का बना हुआ है, जैसे मान लेते हैं हम लोग कॉपर का वायर ले रहे हैं, तो कॉपर यहाँ पर मटेरियल हो गया वायर का, तो उस मटेरियल के नेचर पर भी डिपेंड करेगा कि वो मटेरियल किस तरह का है, उसके नेचर पर भी डिपेंड करता है रेसिस्टेंस। जैसे किसी का रेसिस्टेंस जो होता है, जैसे कोई ऐसे मटेरियल का बना हुआ है जिसके अपोज करने की एबिलिटी अधिक है, तो उसका जाहिर है कि उसका रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो उसके नेचर पर भी डिपेंड करता है। आगे हम लोग अभी उसको समझेंगे कि नेचर का मतलब क्या होता है, किस चीज़ कैसे वो नेचर पर डिपेंड करता है। चौथा टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, ऑन द टेम्परेचर ऑफ द वायर, या जो हम कंडक्टर यूज़ कर रहे हैं उस कंडक्टर के वायर या उस वायर के टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो टेम्परेचर पर रेसिस्टेंस किस प्रकार से डिपेंड करता है, इसको हम लोग आगे के क्लासेज में उसको हम लोग देखेंगे कि कैसे टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी हम लोग इतने तीन चीज़ों पर ही हम लोग स्टडी करेंगे कि तीन चीज़ों पर ये कैसे कैसे डिपेंड करता है। क्लियर है? तो यदि हम इन सबको एक साथ लिखें, जैसे हमने आर लेंथ पर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर हम सबको एक साथ लिखें तो हमें क्या रिजल्ट मिलता है उसको हम लोग देखते हैं। तो क्लियरली हम यहाँ लिख सकते हैं, क्लियरली आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए।
L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और A के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जैसे ही हम यहाँ पर प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाते हैं तो हमें एक कांस्टेंट मिलता है और इस कांस्टेंट को हम लोग रो लिखते हैं और ये हो गया L/A। इसको वेयर, इसको हम लोग कहेंगे रो, RHO, रो। ये एक नया नोटेशन है और इस रो को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट है, एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट कॉल्ड, इसको हम लोग कहेंगे रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर। अब यहाँ पर देखिए ध्यान रखना है, रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, नॉट कंडक्टिंग वायर, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये कंडक्टर की रेसिस्टिविटी कही जाती है, ठीक है ना। तो यानी कंडक्टर का मतलब यहाँ पर हमारा कहने का अर्थ ये है कि अगर दो वायर है कॉपर के ही, तो रेसिस्टिविटी जो है वो कंडक्टर यानी कॉपर की रेसिस्टिविटी होगी, रेसिस्टिविटी कॉपर से बिलोंग करेगी, जबकि रेसिस्टेंस जो होगा उस कॉपर के जो दो वायर हम ले रहे हैं उन दोनों वायर से बिलोंग करेगा रेसिस्टेंस। यानी रेसिस्टेंस उस वायर के लेंथ पर, उसके थिकनेस पर डिपेंड करेगा, लेकिन रेसिस्टिविटी जो है वह उस कॉपर पर डिपेंड करेगी, वायर के थिकनेस या लेंथ पर डिपेंड नहीं करेगी, या उस वायर से या उस कंडक्टर से कितने वायर बनाए गए हैं, किस किस तरह के वायर बनाए गए हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। वो वायर किस मटेरियल से बना हुआ है, उस मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है वो रेसिस्टिविटी कही जाती है। हम लोग रेसिस्टिविटी को भी समझते हैं यहाँ पे। तो इस प्रकार से हमने रेसिस्टेंस के लिए फॉर्मूला प्राप्त कर लिया, R = रो इंटू L/A। अब सपोज कीजिए कि जो हमने कंडक्टिंग वायर लिया है वो कंडक्टिंग वायर जो होता है वो तो गोल ही होता है, तो अगर उसका रेडियस R हो तो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को आसानी से हम लोग A = πr² लिख सकते हैं। यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया A = हो गया πr², क्योंकि उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया हो तो गोला हो, तो πr² सर्कल के फॉर्म में। तो इस प्रकार से हम लोग रेसिस्टेंस के लिए ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं L/πr²। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर हमको किसी कंडक्टिंग वायर का अगर रेसिस्टेंस निकालना हो, लेंथ दिया हो, सॉरी उसका रेडियस निकालना हो, तो इस फार्मूला का यूज़ करके हम लोग रेडियस उसका निकाल सकते हैं या उसका डायमीटर निकाल सकते हैं, अगर उस वायर का लेंथ दिया हो, रेसिस्टेंस दिया हो, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करके हम उसका रेडियस ऑफ द कंडक्टिंग वायर या डायमीटर ऑफ द कंडक्टिंग वायर हम लोग आसानी से इसका यूज़ करके ज्ञात कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल फार्मूले हैं, ठीक है ना, और इस पर आधारित हम लोग आज बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। अब आइए थोड़ा सा जल्दी हम लोग इसके बारे में भी समझ लेते हैं, रेसिस्टिविटी का मतलब क्या होता है। रेसिस्टिविटी, जैसे रेसिस्टेंस जो है किसी कंडक्टिंग वायर की एक प्रॉपर्टी है जिसके फलस्वरूप वह कंडक्टिंग वायर से जब करंट का फ्लो होता है तो वह उसका अपोज करती है। यानी कोई भी कंडक्टिंग वायर से जब किस करंट का फ्लो होता है तो उसका अपोज करती है, तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग उसका रेसिस्टेंस कहते हैं। लेकिन ये जो रेसिस्टेंस है, ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी उस मटेरियल की एबिलिटी से आती है, क्योंकि अगर मटेरियल में अपोज करने की एबिलिटी नहीं होगी तो उससे बने कंडक्टिंग वायर में भी अपोज करने की प्रॉपर्टी नहीं आएगी। तो उस एबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टिंग वायर इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। यानी किस तरह की एबिलिटी? टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी हम उसको सम्मिलित रूप से कैसे कहेंगे? द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल ऑफ कंडक्टिंग वायर टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टिंग मटेरियल। और इस रेसिस्टिविटी को हम लोग एक और नाम देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो रेसिस्टिविटी के दो नाम है, इसको ध्यान रखिएगा, रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। तो जहाँ पर भी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहा जाए तो इसका मतलब है कि वो रेसिस्टिविटी के बारे में कहा जा रहा है, रेसिस्टेंस के बारे में नहीं कहा जा रहा है। क्लियर? तो रेसिस्टिविटी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, एक बार फिर से समझिए। रेसिस्टिविटी जो है
कोई भी कंडक्टिंग वायर जिस भी मटेरियल से बनी हुई है, जैसे कि अगर हम कॉपर का वायर ले रहे हैं तो डैट मीन्स कि वो जो वायर है वो कॉपर से बनी हुई है, तो कॉपर उसका मटेरियल हो गया। अगर कोई एल्यूमिनियम का वायर है तो वो वायर एल्यूमिनियम का बना हुआ है, इसलिए एल्यूमिनियम जो है उसका मटेरियल हो गया कंडक्टिंग वायर का। तो किसी भी कंडक्टिंग वायर की वह एबिलिटी जिसके कारण वह करंट के फ्लो को अपोज करती है, करंट के फ्लो का अपोज करती है, उस एबिलिटी को ही हम उस कंडक्टिंग मटेरियल की रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं। तो इसको जो है हम लोग रो से डिनोट करते हैं, ये रो से रेसिस्टिविटी को हम लोग लिखते हैं, रेसिस्टिविटी। तो इसको हम लोग रो से लिखते हैं और रेसिस्टेंस को हम लोग किससे लिखते हैं? आर से। रेसिस्टेंस, ये ध्यान दीजिएगा, रेसिस्टेंस आर से, रेसिस्टिविटी रो से। तो रेसिस्टिविटी क्या है, रेसिस्टेंस क्या है? तो रेसिस्टेंस है प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टिंग वायर। कंडक्टिंग वायर की यह प्रॉपर्टी है। जबकि रेसिस्टिविटी क्या है? यह है एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर या कंडक्टिंग मटेरियल, यानी जिस भी मटेरियल से ये कंडक्टर बना हुआ है उसकी वह एबिलिटी हो गई। तो ये एबिलिटी जो है वो प्रॉपर्टी से डिफरेंट है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है वो इस एबिलिटी के कारण ही कंडक्टर में आती है, क्योंकि वो कंडक्टिंग वायर इसी कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ है। तो इस एबिलिटी के कारण ही उसमें ये प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस होती है। अगर ये इसमें एबिलिटी नहीं हो तो उसमें वो प्रॉपर्टी भी नहीं आएगी। तो रेसिस्टिविटी एक एबिलिटी हो गई कंडक्टिंग मटेरियल की, जबकि रेसिस्टेंस जो है वो जो वायर है उस वायर की प्रॉपर्टी हो गई करंट को अपोज करने की। हालांकि दोनों एक ही चीज़ है, मतलब अपोज ही दोनों कर रहे हैं। ये एबिलिटी है अपोज करने की और ये प्रॉपर्टी भी है अपोज करने की, दोनों करंट को ही अपोज करना है। ठीक है। तो अब सपोज कीजिए कि अगर हम बहुत सारे वायर्स ले रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये सपोज कीजिए पहले यहाँ पर ये 3 वायर है, तीनों वायर एक ही समान है, मतलब एक ही लेंथ के हैं, एक ही क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी एक ही मोटाई के हैं। ठीक है। और 3 अलग अलग मटेरियल के बने, जैसे सपोज कीजिए कि ये कॉपर का है, ये आयरन का है, ये एल्यूमिनियम का है। एक ही लेंथ है, एक ही क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है। और तीनों अलग अलग मटेरियल के हैं, तो निश्चित रूप से तीनों की रेसिस्टिविटी अलग अलग होगी। ठीक है। कॉपर की रेसिस्टिविटी अलग होगी, फेरस की अलग, एल्यूमिनियम की अलग, और फलस्वरूप तीनों का रेसिस्टेंस भी अलग अलग होगा। क्योंकि रेसिस्टिविटी अलग अलग है तो रेसिस्टेंस भी अलग अलग होगा, क्योंकि सबका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ एक समान है, इसलिए रेसिस्टेंस तीनों का अलग अलग हो जाएगा। लेकिन अब सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ पर 3 वायर ले रहे हैं और यहाँ पर भी ये तीनों वायर जो है वो एक समान है, तीनों का लेंथ एक समान है, तीनों का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी एक समान है, और तीनों एक ही कंडक्टर के बने हुए, एक ही मटेरियल के बने हुए कॉपर के। तो क्या होगा? तीनों के रेसिस्टेंस इक्वल होंगे, जैसे 1, 2 और 3। तो रेसिस्टेंस ऑफ 1 इज इक्वल टू रेसिस्टेंस ऑफ 2 इज इक्वल टू रेसिस्टेंस ऑफ 3, क्योंकि तीनों एक ही मटेरियल के बने हुए और तीनों का लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया सब कुछ समान है। तो रेसिस्टेंस क्रॉस सेक्शनल एरिया पर और लेंथ पर डिपेंड करता है। तो ये चूंकि सब समान है इसलिए ये भी समान हो गया, और मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, तो मटेरियल हमारा एक ही है तो इसलिए ये रेसिस्टेंस तीनों का एक समान हो जाएगा। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर तीनों जो है अलग अलग मटेरियल के बने हैं, इसलिए तीनों की जो रेसिस्टिविटी है वो अलग अलग होगी। अब रेसिस्टिविटी सबकी डिफरेंट होगी और रेसिस्टेंस भी सबका डिफरेंट हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा। ठीक है। तो ये रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। अब आइए रेसिस्टिविटी का हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं कि रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा और रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है। तब हम लोग थोड़ा सा रेसिस्टिविटी का रेंज भी देखेंगे कि किस तरह के मटेरियल के लिए रेसिस्टिविटी की वैल्यू कितनी होती है। तो हम लोगों ने जो रेसिस्टेंस का मान निकाला था R इज इक्वल टू वो होता है रो इंटू L अपॉन ए।
तो इसी से हम लोग रो का वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगा R इंटू ए अपॉन एल। ये हो गया रेसिस्टिविटी के लिए फॉर्मूला, रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल। ठीक है, तो ये हमारा रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला हो गया। अब इसी के आधार पर हम रेसिस्टिविटी का यूनिट प्राप्त कर लेते हैं। यूनिट ऑफ रो क्या होगा? रेसिस्टेंस का यूनिट हो गया ओम, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर और लेंथ का हो गया मीटर। तो मीटर से ये मीटर कट गया तो इसका यूनिट हो जाएगा ओम मीटर। ये ध्यान रखना है, रेसिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर, जबकि रेसिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो यहाँ पर होता है ओम। तो दोनों में अंतर है यूनिट से भी। ठीक है, यानी रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी की पहचान हम यूनिट से भी कर सकते हैं। जिसमें ओम लगा हो वो रेसिस्टेंस है और जिसमें ओम मीटर लगा हो वो रेसिस्टिविटी है। ठीक है, तो रेसिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की फिक्स होती है, ये भी ध्यान रखना। रेसिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की फिक्स, जैसे मान लेते अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर की रेसिस्टिविटी बिल्कुल कांस्टेंट होगी, लेकिन कॉपर से जो वायर बनेंगे उसका रेसिस्टेंस अलग अलग वायर का अलग अलग हो जाएगा। छोटा का कम, बड़ा का उससे ज़्यादा, ऐसे अलग अलग वायर का अलग अलग होगा, क्योंकि सभी कॉपर के, लेकिन सबका रेसिस्टेंस डिफरेंट होगा। बट कॉपर की रेसिस्टिविटी बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी। उसी तरह से अगर एल्यूमिनियम के अगर हम वायर को लें तो एल्यूमिनियम की रेसिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन एल्यूमिनियम से जितने भी वायर बनेंगे सभी वायर के रेसिस्टेंस डिफरेंट होंगे, क्योंकि सबका थिकनेस और लेंथ अलग अलग है और रेसिस्टेंस लेंथ पर और थिकनेस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये रेसिस्टिविटी का यूनिट हम यहाँ से प्राप्त करते हैं। अब आइए हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि रेसिस्टिविटी किस तरह के मटेरियल के लिए किस रेंज में होती है। किस तरह के मटेरियल के रेसिस्टिविटी का मान ज़्यादा होता है, किस तरह के मटेरियल के लिए रेसिस्टिविटी का मान कम होता है, और उससे क्या फ़र्क पड़ता है कंडक्शन में। यानी किसी कंडक्टिंग वायर से करंट का फ्लो हो रहा है, चालन हो रहा है, तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा रेसिस्टिविटी के कारण। ये हमारे पास रेसिस्टिविटी के कुछ लिस्ट है, आइए इसको समझते हैं। ये लिस्ट हमें क्या बताता है। एक तरफ आप देख रहे हैं, एक तरफ हमने मटेरियल को लिया हुआ है और दूसरी तरफ हमने उस मटेरियल के रेसिस्टिविटी की वैल्यू को लिखा हुआ है। रेसिस्टिविटी जो वो ओम मीटर इसका यूनिट होता है, तो ओम मीटर में ही ये लिखा हुआ है। अब इस मटेरियल में देखिए सबसे ऊपर है यहाँ पर सिल्वर, फिर कॉपर, फिर एल्यूमिनियम, फिर टंगस्टन, फिर आयरन, फिर मरकरी। ये जो है ये पूरा ये इतने जो है वो कंडक्टर्स के अंतर्गत आते हैं, कंडक्टर्स। ठीक है, चालक हो गए। फिर उसके बाद से नाइक्रोम है, मैग्नीन है, तो ये जो होते हैं वो एलॉय हो जाते हैं, एलॉय। और उसके बाद फिर आप ये जो देख रहे हैं ग्लास, हार्ड रबड़, पेपर, ये जो होते हैं वो हो गए इंसुलेटर्स, यानी नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंसेस। ठीक है, अब इसके देखिए हम लोग रेसिस्टिविटी को अगर देखें तो सिल्वर की देखिए 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर है। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे हम कॉपर की तरफ आते हैं तो 1.62, यानी सिल्वर और कॉपर के रेसिस्टिविटी में कोई बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, दोनों लगभग समान रूप से रेसिस्टेंस ऑफर करेंगे। एल्यूमिनियम का इतना थोड़ा सा इसकी तुलना में ज़्यादा है, टंगस्टन का और भी ज़्यादा है, आयरन का सबसे ज़्यादा, यानी कॉपर की तुलना में देखें तो लगभग 6 गुना से ज़्यादा है, 7 गुना के आसपास। मरकरी में 94। ठीक है, लेकिन सबका ऑर्डर देखिए 10⁻⁻8 के ऑर्डर का ही आ रहा है। डैट मीन्स कि कंडक्टर्स के लिए जो रेसिस्टिविटी है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻8 ओम मीटर, यानी 10⁻⁻8, यानी बहुत ही कम हो गया। 1 ओम मीटर का 10⁻⁸, यानी बहुत ही कम हो गया। ठीक है, तो उसकी रेसिस्टिविटी बहुत ही कंडक्टर्स की बहुत ही कम होती है। ठीक है ना, इसलिए वो इजीली करंट को फ्लो होने देता है, क्योंकि उसकी रेसिस्टिविटी बहुत ही कम है, अपोज करने की प्रॉपर्टी उसकी बहुत ही कम है। ठीक है, लेकिन उसी की जगह बात देखें हम एलॉय की, तो एलॉय का भी देखिए नाइक्रोम का 100 इंटू 10⁻⁻6, मैग्नीन का 44 इंटू 10⁻⁻6। इसको भी देखें तो ये जो है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻6 ओम मीटर, यानी कंडक्टर से इसका जो रेसिस्टिविटी है वो थोड़ी सी अधिक है।
ठीक है ना, इसलिए इसका रेसिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा होगा, यानी अगर कंपैरेटिव देखें हम तो लगभग 100 गुना ज़्यादा है। इसलिए कंडक्टर्स की तुलना में एलॉय जो है वो उसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा होने का वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब ये हीट क्यों प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप यहाँ समझिए कि कंडक्टर्स की तुलना में एलॉय से जब करंट फ्लो करता है तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होता है, क्योंकि उसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा है तो उसका रेसिस्टेंस भी ज़्यादा होगा और इसलिए हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा वो। तो एलॉय की जो है वो कंडक्टर्स की तुलना में ज़्यादा रेसिस्टिविटी और ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इसमें कंडक्टेंस थोड़ा सा कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी कंडक्टर के अंतर्गत ये भी आता है एलॉय भी। ठीक है, इससे भी करंट फ्लो करता है। नीचे है सबसे नीचे इंसुलेटर, जैसे ग्लास का आप देख रहे हैं 10⁻10 से 10⁻14, और ये प्लस में है, अब ये माइनस में था और ये क्या हो गया प्लस में, यानी उसका ठीक अपोजिट। हार्ड रबर का 10⁻13 से 10⁻16 तक, पेपर का 10⁻12 तक। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो इसका जो रेंज आता है वो ठीक इसके अपोजिट 10⁸ से लेकर के 10⁻70 तक ओम मीटर रेंज में होता है रेसिस्टिविटी। यानी इंसुलेटर्स के लिए जो रेसिस्टिविटी है 10⁸ से लेकर के 10⁻17 तक, अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग होगा, तो 10⁻17 तक ये आता है। तो ये पॉजिटिव में वैल्यू है, तो डैट मीन्स कि इन इंसुलेटर्स की रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हो गई, और इंसुलेटर की रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होने का मतलब है कि ये बहुत ज़्यादा अपोज करेंगे और करंट को बिल्कुल ही फ्लो नहीं होने देंगे, क्योंकि इसकी तुलना में तो बिल्कुल ही अपोजिट है, तो इसलिए इससे बिल्कुल ही करंट का फ्लो नहीं हो पाता है। तो जिस मटेरियल की रेसिस्टिविटी कम होगी उस मटेरियल से बने जो भी कंडक्टिंग वायर होंगे उसका रेसिस्टेंस भी कम होगा। तो सबसे कम कंडक्टर्स की रेसिस्टिविटी होती है, इसलिए इससे बने जो भी वायर्स होते हैं इसकी जो रेसिस्टेंस होती है वो कम होती है। एलॉय की थोड़ी सी उससे ज़्यादा है, इसलिए उसकी रेसिस्टेंस भी थोड़ी सी अधिक होती है, और इंसुलेटर की रेसिस्टिविटी सबसे ज़्यादा है, बहुत अधिक है, इसलिए इससे बने कंडक्टर का रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, और इसलिए इसका उपयोग हम लोग कंडक्शन के लिए यानी करंट को फ्लो कराने के लिए इंसुलेटर्स का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, बल्कि इसका उपयोग हम लोग किस रूप में करते हैं, तो सुरक्षा उपाय के रूप में। जैसे कि आप देखे होंगे कि जो बिजली मिस्त्री होता है वो अपने पैरों में रबड़ के जूते पहनता है, हाथों में रबड़ के दस्ताने पहनता है, और तब पोल पर चढ़ करके वो बिजली से संबंधित काम करता है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल इंसुलेटिंग मटेरियल से बना हुआ है, रबड़ का, हार्ड रबड़ का बना होता है, तो इसलिए वो उसमें करंट फ्लो नहीं करेगा और उसे कोई नुकसान करंट से नहीं होगा। तो इसलिए इसका उपयोग करंट से बचने के लिए, करंट से सुरक्षा प्रदान करने के लिए इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है। इसलिए ये भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। क्लियर? तो हमने रेसिस्टेंस पढ़ा, रेसिस्टिविटी पढ़ा, उसके डिफरेंसेस को समझा, फार्मूला पढ़ा, उसके यूनिट्स को देखे हम लोगों ने। अब आइए इस फार्मूले पर आधारित हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, when a 12 volt battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Find the value of the resistance of the resistor. तो इस पहले क्वेश्चन में देखिए क्या क्या गिवन है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या क्या गिवन है। गिवन डैट 12 वोल्ट बैटरी, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो अप्लाई किया जा रहा है वो 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट, ठीक है। अननोन रेसिस्टर है और देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर, और उस अननोन रेसिस्टर के क्रॉस जोड़ने पर पोटेंशियल डिफरेंस को या बैटरी को, उससे करंट जो फ्लो कर रहा है वो 2.5 मिली एम्पियर है। सबसे पहले इसी को ध्यान देना, ये जो मिली एम्पियर में जो करंट है ना, इसको सबसे पहले हम एम्पियर में करंट कन्वर्ट करेंगे। 2.5 इंटू 10⁻³ एम्पियर, हमने बताया भी था कि मिली एम्पियर का मतलब होता है 10⁻³ एम्पियर, तो जस्ट हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा। इस चीज़ को सबसे ध्यान देना, और इसी चीज़ में स्टूडेंट सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, यूनिट्स को कन्वर्ट नहीं करते हैं साइज सिस्टम में, और जैसे दिया रहता है वैसे ही सॉल्व करते हैं, और यही कारण होता है कि उनका रिजल्ट नहीं आता, आंसर गलत आते हैं। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो भी, जैसे अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर मिली वोल्ट में दिया है तो वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, मिली एम्पियर में दिया है तो एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे।
तो फिर हमको निकालना क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर। तो जो रेसिस्टेंस है उसका रेसिस्टर का रेसिस्टेंस हमको ज्ञात करना है। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, वी हैव, हमारे पास देखिए फॉर्मूला कौन कौन सा है। एक तो जो हमने पढ़ा है ओम्स लॉ, V इक्वल टू आई आर, ठीक है। दूसरा R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं L अपॉन पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो अभी तक हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, तो हम इसी फॉर्मूले पर आधारित ये सारा हमारा क्वेश्चन भी है। तो हम लोग इसी में से R निकालना है, तो वी हैव V इक्वल टू आई आर, और सो वी गेट R इक्वल टू V अपॉन आई। तो V का मान हो गया यहाँ पर हमारा 12 वोल्ट है, और I है 2.5 इंटू 10⁻³ ओम। रेसिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, हम इसको डिवाइड कर लेंगे, हमारा रिजल्ट निकल जाएगा। तो ये 10⁻³ ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, और हम यहाँ पर 12/25 और इंटू 10⁻⁻1, और ऊपर हो जाएगा 10⁻³, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। ये 10 जो होगा ऊपर चला जाएगा तो 120 हो जाएगा बट्टे 25, और गुने 10⁻³ ओम, तो 50-25, और ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 का 20, और फिर 5 से इसको डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया 4.8 इंटू 10⁻³ ओम। तो ये इसका रिजल्ट आंसर होना चाहिए, 4.8 इंटू 10⁻³ ओम। तो ऐसे इसको हम लोग आसानी से, फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है, इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि यूनिट को हम लोग जरूर कन्वर्ट कर ले। क्लियर है? आइए हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं। हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो भी ओम्स लॉ से ही रिलेटेड है। इसमें 2 पार्ट्स है। तो दूसरा का पहले हम लोग ए नंबर देखते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे मिलेगा। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब draw from 220 volt source if the resistance of the bulb filament is 1200 ohm। तो इसके ए पार्ट में दिया हुआ है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 220 वोल्ट है, और फिलामेंट ऑफ द बल्ब, ये रेसिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट जो है वो है 1200 ओम। तो इसमें करंट कितना फ्लो करेगा उसका मान निकालना है। तो इसलिए I इज इक्वल टू उस फॉर्मूले का यूज़ करें तो V अपॉन R। तो V का मान हो गया 220 वोल्ट, और ये हो गया 1200, तो एम्पियर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा कट जाएगा, ये हो गया 11 और ये हो गया 6, ठीक है। तो 11 और ये 60, तो 11 अपॉन 60 एम्पियर करंट इसमें फ्लो करेगा, ठीक है। अब इसको डिवाइड करके आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर इसी का दूसरा पार्ट है, उसमें कह रहा है कि हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम 220 वोल्ट सोर्स। यहाँ पर भी वोल्ट सोर्स जो है वो 220 वोल्ट का ही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 220 वोल्ट ही अप्लाई होगा। और इफ़ द रेसिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज 100 ओम, रेसिस्टेंस जो है वो यहाँ पर 100 ओम है, तो इसलिए यहाँ पर कितना करंट हो जाएगा, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो V हो गया 220 और R हो गया 100 एम्पियर। तो ये हो गया, डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया 11 और ये हो गया 5, यानी 11 अपॉन 5 एम्पियर। तो हमने क्या देखा कि अभी दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करते हैं। तो इसमें इतना रेसिस्टेंस था तो करंट 11 अपॉन 60 बहुत कम हो गया, और इसमें रेसिस्टेंस कम है तो करंट का मान बहुत ही ज़्यादा हो गया 11 अपॉन 5, यानी 11 का 5 पार्ट है और 11 का 60 पार्ट है। डैट मीन्स की रेसिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना ही कम फ्लो करेगा, ठीक है। तो ये होता है क्योंकि रेसिस्टेंस का काम है करंट को अपोज करना। तो यहाँ रेसिस्टेंस ज़्यादा था तो ज़्यादा अपोज किया, इसलिए करंट कम हो गया। यहाँ रेसिस्टेंस कम था तो कम अपोज किया, इसलिए करंट यहाँ पर ज़्यादा हो गया। दोनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस से में रेसिस्टेंस चेंज हो जाने से करंट के वैल्यू में डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी ओम्स लॉ पे ही आधारित है। तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक हीटर है, उसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 60 वोल्ट का भी उस पर भी
पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है और इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर और 60 वोल्ट पर यह 4 एम्पियर का करंट लेता है। तो व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट। तो कह रहा है कि 60 वोल्ट पर तो ये 4 एम्पियर का करंट ले रहा है, अगर इसके पोटेंशियल डिफरेंस जो उस पर अप्लाई किया जा रहा है अगर उसको बढ़ा करके 120 वोल्ट कर दिया जाए तो करंट कितना लेगा। तो ऐसे अगर इसको डायरेक्टली हम ओम्स लॉ पर समझें कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट दोनों यहाँ पर प्रोपोर्शनल होते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमने डबल कर दिया तो करंट भी डबल हो जाना चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पर एक और चीज़ आता है कि ये भी देखना है कि क्या उसका रेसिस्टेंस तो कहीं वैरी नहीं ना कर रहा है। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है, तो इसलिए हम आसानी से वैसे डबल करके लिख सकते हैं। बट इसको अगर हम सिंपली अगर फॉर्मूला यूज़ करके बनाएं तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, वी हैव, हम लोग पहले इसके रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, तो इसलिए इसका रेसिस्टेंस निकाल लेते हैं V अपॉन आई। तो V हो गया 60 और I हो गया 4, डैट मीन्स कि 15 ओम उसका रेसिस्टेंस हो गया वो हीटर का, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक हीटर उसका 15 ओम रेसिस्टेंस हो गया। अब इसी रेसिस्टेंस को और पोटेंशियल डिफरेंस जो गिवन है उसके साथ हम यूज़ करते हैं अगेन। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो है 120 वोल्ट, 120 वोल्ट कर दिया गया और R हो गया 15 ओम। तो इसलिए अब कितना करंट फ्लो करेगा, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन R ओम्स लॉ से। तो V का वैल्यू हो गया 120 और R हो गया 15 और डिवाइड कर देंगे तो 8 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। बिल्कुल हमने जो पहले कहा था कि करंट पोटेंशियल डिफरेंस ट्वाइस हो गया तो करंट भी ट्वाइस हो जाएगा, वही चीज़ यहाँ पर भी आया। पोटेंशियल डिफरेंस 60 से 120 हुआ तो करंट 4 एम्पियर से 8 एम्पियर हो गया। क्लियर है? चलिए अब एक और क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 4 नंबर है कि अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल, किसी गिवन मटेरियल का वायर है हैविंग लेंथ L, उसका जो लेंथ है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो L है, तो हम लोग कैपिटल L यूज़ करते हैं। एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, क्रॉस सेक्शन एरिया इज इक्वल टू A, ठीक है। और हैज़ अ रेसिस्टेंस ऑफ 4 ओम, उसका रेसिस्टेंस है 4 ओम, ठीक है। तो सबसे पहले अब ये वायर है उसका लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है और उसका रेसिस्टेंस 4 ओम है। तो डैट मीन्स कि अब हमारा ये जो क्वेश्चन है इस फॉर्मूला पर आधारित नहीं है, बल्कि अब ये इस फॉर्मूला पर आ गया, रो इंटू L अपॉन A, क्योंकि इसमें L दिया है, A दिया है और R दिया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फटाफट इसके वैल्यू को यूज़ करते हैं। वी हैव, हम लोग लिख सकते हैं R इज इक्वल टू रो इंटू L अपॉन A। अब हम लोग कैपिटल L यहाँ ले रहे हैं और इसकी वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू यहाँ पर आ रही है 4 ओम। क्लियर है? इसको हम इक्वेशन 1 मान सकते हैं या नहीं भी मानेंगे तो भी हमारा ऐसा सही है। तो ये R का वैल्यू हो गया और ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इसका दूसरा पार्ट क्वेश्चन का कह रहा है व्हाट वुड बी द रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2A। अब उसी मटेरियल का दूसरा वायर हम लेते हैं, तो अब यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या है कि उसी मटेरियल का दूसरा वायर, तो डैट मीन्स कि जो हम वायर दूसरा जो लेंगे उसके रेसिस्टिविटी में कोई चेंजिंग नहीं है, रेसिस्टिविटी वही रहेगी क्योंकि उसी मटेरियल का हम यूज़ करके दूसरा वायर बना रहे हैं। लेकिन जो दूसरा वायर बना रहे हैं उसके बारे में क्या कह रहा है कि उस दूसरे वायर का जो लेंथ है वो L/2 है, यानी फॉर न्यू वायर लेंथ जो है वो पहले के लेंथ का आधा हो गया है, तो अब उसको हम L डैश मान लेते हैं। अब L नहीं मानेंगे क्योंकि L तो हम पहले वाले वायर के लिए माने हैं, तो दूसरे वायर के लिए हम L डैश मानते हैं और ये दूसरा वाला वायर की जो लेंथ है वो पहले वाले की तुलना में आधा है। एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो पहले वाले का दोगुना है, यानी अब उसकी मोटाई दोगुनी हो गई और लंबाई आधी हो गई, ठीक है। तो अब उसका न्यू रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, सो न्यू रेसिस्टेंस, तो उसका अब न्यू वायर हम ले ही लिए तो हम रेसिस्टेंस सिर्फ लिखेंगे, तो उसका रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो अब उसको भी हम R डैश, क्योंकि अब लेंथ चेंज कर दिए और एरिया चेंज कर दिए
तो रेसिस्टेंस भी चेंज हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग R न लिख करके R डैश लिखेंगे और फॉर्मूला में हमारा रो वही रहेगा क्योंकि मटेरियल हमारा वही है, मटेरियल चेंज नहीं हो रहा है इसलिए रो वही रहेगा। लेंथ जो है वो चेंज हो रहा है तो L डैश और एरिया भी चेंज हो रहा है तो A डैश। अब क्वेश्चन में यहाँ पे हमको दिया गया है क्वेश्चन से कि L डैश जो वो L/2 है, तो इसकी जगह पर L/2 और A डैश की जगह पर 2A, ऐसे अब हम लोग इसको लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, रो L/A और ये 2 जो है वो नीचे 2 आके गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/4। ठीक है, अब इस पूरे के जगह पर देखिए हमने वैल्यू निकाला, इस पूरे के लिए मान हमारे पास कितना है 4 ओम, यानी उसका रेसिस्टेंस 4 ओम है, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 ओम इंटू 1/4, ये डिवाइड हो गया और ये हो जाएगा 1। डैट मीन्स कि अगर किसी वायर के लेंथ को आधा कर दिया जाए और उसके मोटाई को डबल कर दिया जाए तो उसका रेसिस्टेंस जो होगा वो 1/4 हो जाएगा। जैसे यहाँ 4 था तो 1 हो गया, तो 1/4 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से वायर के लेंथ को खींच करके लंबा करने से, उसके मोटाई को बढ़ा देने से या उसके मोटाई को कम कर देने से उसका रेसिस्टेंस भी अफेक्टेड होता है और उसको हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन हमारे पास है, उसको भी देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन ये कह रहा है अ कॉपर वायर हैज़ डायमीटर 0.5 mm। अब ये कॉपर वायर है, उसका डायमीटर जो है वो 0.5 mm है, 0.5 mm। तो सबसे पहले इसको तो हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। एंड रेसिस्टिविटी, और उसकी रेसिस्टिविटी दी गई है 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर, ये उसकी रेसिस्टिविटी है। ठीक है, कॉपर की रेसिस्टिविटी इतनी होती है। व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ दिस वायर टू मेक इट्स रेसिस्टेंस 10 ओम। अगर इस वायर का रेसिस्टेंस 10 ओम बनाना हो तो उसके लिए इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। डायमीटर इतना ही रहेगा, तो अगर हम उस वायर का 10 ओम रेसिस्टेंस चाहते हैं तो उसको कितना लंबा रखेंगे कि उस वायर का रेसिस्टेंस 10 ओम हो जाएगा। दैट मीन्स कि हमको यहाँ पर इस वायर का लेंथ निकालना है। क्लियर? तो अभी एक और क्वेश्चन है इसमें, पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वी हैव, हमारे पास जो फॉर्मूला है रो इज इक्वल टू L/A, लेकिन अब यहाँ पर ये एरिया नहीं दे रहा है, यहाँ पर डायमीटर दे रहा है, तो इसलिए अब इस एरिया को हम लोग डायमीटर के रूप में लिखेंगे। तो हम लिख सकते हैं ए को लिख सकते हैं πr², तो r हो गया रेडियस, लेकिन यहाँ पर ये रेडियस के टर्म में नहीं है, डायमीटर के टर्म में है। ठीक है, तो डायमीटर का मतलब क्या होता है, डायमीटर जो है वो रेडियस का, डायमीटर जो है वो रेडियस का दुगुना होता है। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर अब इसको r के जगह पर हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं d/2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रेडियस होता है तो रेडियस को लिख लिए d/2, डायमीटर का आधा, तो डायमीटर का आधा लिख करके इसको हम स्क्वायर कर दिए क्योंकि r² था, इसलिए यहाँ पर हमने स्क्वायर कर दिया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, ये d²/4 होगा, 4 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 4L/πd²। ठीक है, तो अब ये हो गया यहाँ पे, सॉरी यहाँ कुछ गलत हो रहा है, वी हैव r इज इक्वल टू, ये हो गया रो इंटू L/A, तो ये हो गया रो L/πd²/2 और फिर ये L और ये रो भी। ठीक है, तो हमारे पास अब ये रेसिस्टेंस का फॉर्मूला डायमीटर के टर्म में निकल गया। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं कि इस सभी वैल्यू को रख करके और हम आसानी से लेंथ का मान निकाल सकते हैं। तो इसलिए r का जो वैल्यू है वो है 10, हम यहाँ पर 10 रख लेते हैं, और फिर ये हो गया ऊपर 4L और रो का वैल्यू हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁸, और पाई का वैल्यू हो गया 3.14 और फिर d², तो d का वैल्यू है 0.5 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर, और ये होगी। तो इस तरह से अगर हम L का मान निकालेंगे तो सब जाके इधर गुना हो जाएगा, 10 इंटू 3.14 इंटू 0. अब ये 0.5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, तो 0.25 इंटू 10⁻⁶ और बटे
ये सब डिवाइड हो जाएगा तो 4 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻8, तो ये मीटर में लेंथ हमारा निकल जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, इसको गुना भाग कर लीजिएगा तो आसानी से यहाँ पर उसका लेंथ आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसका देखिए दूसरा पार्ट है, हाउ मच डज द रेसिस्टेंस चेंज इफ़ द डायमीटर इज डबल्ड। अगर इसके डायमीटर को हम डबल कर दे तो इसका रेसिस्टेंस कितना चेंज हो जाएगा, ये इस क्वेश्चन का एक और पार्ट है। तो अब इसको हम यहाँ देखते हैं, हमने क्या निकाला था, हमने रेसिस्टेंस का जो वैल्यू निकाला था, जो फॉर्मूला डायमीटर के टर्म में, वो था 4L रो अपॉन पाई डी स्क्वायर। नाउ रेसिस्टेंस के बारे, डायमीटर के बारे में क्या कहा जा रहा है कि डायमीटर जो है वो डबल कर दिया जा रहा है, यानी 2D कर दिया जा रहा है। तो उसको D डैश ले लेते हैं और 2D कर लेते हैं, तो इसलिए रेसिस्टेंस जो होगा वो भी चेंज हो जाएगा। कितना चेंज होगा, 4L रो पाई, अब D की जगह पर 2D का हम स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 4D स्क्वायर, तो 4L रो और ये हो जाएगा 4 पाई डी स्क्वायर। तो अब ये 4 तो इसके साथ है, ये 4 हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया, तो इसको हम अलग करते हैं, तो इसको कर लेते हैं 1/4 और ये हो जाएगा 4L रो और ये हो गया पाई डी स्क्वायर, तो 1/4 और ये पूरा जो है इसके लिए हमारा R है, तो ये हो जाएगा R, और R की वैल्यू गिवन है, R की वैल्यू कितनी है 10 ओम है, तो 1/4 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे तो 2.5 ओम। डैट मीन्स कि अगर डायमीटर को डबल कर दिया जाए तो उसका जो रेसिस्टेंस होगा वो 1/4 हो जाएगा, यानी 2.5 ओम हो जाएगा। 10 ओम है तो 1/4 हो गया 2.5 ओम। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन हो, अगर इस तरह के कुछ क्वेश्चन है तो ऐसे इस पैटर्न पे, यानी हर तरह के क्वेश्चन जो इससे आ सकते हैं या आते हैं एग्जाम में, मैंने हर तरह के क्वेश्चन को आपको बता दिया है। और भी आप उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करके बताइए, हम आपको और भी क्वेश्चन इस पर उपलब्ध करा देंगे प्रैक्टिस के लिए। तो हमारा आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। आपको हमारा आज का क्लास कैसा लगा, हमारा न्यूमेरिकल्स का टॉपिक कैसा लगा, न्यूमेरिकल्स कैसे लगे। अगर आपको न्यूमेरिकल्स समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो हमें कमेंट्स करके बताएं। थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैंने फास्ट बताया है, अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि नहीं ये फास्ट था तो आप मुझे बता सकते हैं। अगली बार से मैं कोशिश करूँगा कि और थोड़ा सा कम धीमी गति से मैं इसको आपको सॉल्व कराऊँ। तो देखते रहिए, सीखते रहिए आपके अपने चैनल द रॉयल फिजिक्स पर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ।